हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया था। गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो वन ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना फंडामेंटल क्यों है, जबकि हमें पता है जो गॉस लॉ है वो हम केवल उन्हीं सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जो हाईली सिमेट्रिकल हो। तो इस क्वेश्चन प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, व्हाई डू वी नीड गॉस लॉ। हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमने कूलम लॉ से भी कैलकुलेट कर ली थी। तो फिर जो गॉस लॉ है उसकी क्या हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो गॉस लॉ है वो यदि प्रॉब्लम में सिमेट्री है तो उस प्रॉब्लम को हम गॉस लॉ से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल करेंगे 1.30, तो उसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट वायर है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो हम यहाँ पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम दोनों मेथड से करेंगे। हमने गॉस लॉ से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी पॉइंट पे कर ली थी, सिमेट्री यूज करते हुए, पी पॉइंट को शामिल करते हुए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज की थी और बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली थी। आज हम कूलम लॉ से इसको सोल्व करेंगे और बेसिकली ये एक प्रॉब्लम भी है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 30th प्रॉब्लम है, 1.30 प्रॉब्लम। तो पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो गॉस लॉ ऑफर मच सिंपलर वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिचुएशन विद हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री। एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप सिमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर आप गॉस लॉ से उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। वहां पे फिर आप कूलम लॉ यूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। Second point is writing Gauss law rather than Coulomb law as the fundamental law for electrostatic, we can develop a system of equation for all electromagnetic phenomena that illustrate more clearly the relationship between electric field and magnetic field. Gauss law को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉ के रूप में लिखेंगे और लिखते भी हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे और जब आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तो उसमें जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे जो इक्वेशन है उसमें हमने गॉस लॉ यूज किया है। तो गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करनी है तो वो हम गॉस लॉ से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज जो गॉस लॉ है वो आप चाहे चार्ज रेस्ट में हो चाहे चार्ज मूविंग हो, तो दोनों ही केस में आप गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। लेकिन कूलम लॉ आप केवल तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो या फिर बहुत स्लोली मूव कर रहा हो, तो उस केस में हम कूलम लॉ से इक्वेशन लिख सकते हैं। सो देयरफॉर गॉस लॉ इज मोर जनरल देन कूलम्स लॉ। अब प्रॉब्लम पाते हैं, प्रॉब्लम 1.30। एक बार इसको रेज कर देता हूं मैं। प्रॉब्लम ये है इनफाइनाइट, फाइनाइट भी ले सकते हैं जब आप कूलम लॉ यूज करेंगे। गॉस, यदि ये जो लाइन ऑफ चार्ज है यदि इनफाइनाइट है तब आप गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि ये फाइनाइट होती तब आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब आप सिमेट्री यूज नहीं कर पाते। लेकिन कूलम लॉ से आप चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, आप दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है
वायर से वो मान लेते हैं आर, और इसकी जो लीनियर चार्ज एस टी है वो है लैम्डा। तो अब देखिए पी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो आप इस वायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि कूलम लॉ आप तभी यूज करेंगे जब पॉइंट चार्ज हो। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो लैम्डा है वो चार्ज यूनिट लेंथ पे चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। हम इस वायर को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे, और उनमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, मान लिया एलिमेंट की लेंथ है dy, और ये जो एलिमेंट हमने लिया ये वायर का जो सेंट्रल पॉइंट है o, इससे हमने y डिस्टेंस पे ले लिया। तो इसको हम लिख देते हैं, इस पॉइंट को ए बी ए ओ ए। तो a डिस्टेंस पे हमने ले लिया ये स्मॉल एलिमेंट। अब इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, dq चार्ज होगा। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना था, लैम्डा, तो dy लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dy। बिल्कुल सिंपल। अब पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए आप इस वायर से ओ पॉइंट से नीचे जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट इससे नीचे भी है। तो सपोज एक एलिमेंट हमने यहाँ लिया है, तो दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, वो भी कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से, वो मैं लिख देता हूँ dE, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे ये है r सेम, और जो लेंथ एलिमेंट की मैंने वो भी सेम ले ली। तो जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे भी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ हो जाएगी, और सपोज ये एंगल कितना है थीटा, तो आप इसको एक्सटेंड करें, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो डीई का जो कंपोनेंट है वो इधर हो जाएगा डीई कोस थीटा। तो इधर होगा डी कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा। इस तरह से इसका कंपोनेंट बनाएंगे, डीई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा डीई कोस थीटा। तो जो डीई कोस थीटा वाले कंपोनेंट है वो सारे, क्योंकि एलिमेंट जितने इधर उतने नीचे भी, तो डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। तो उन सम को हम जब जोड़ेंगे, सम अप करेंगे, तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। और ये जो कंपोनेंट है डीई साइन थीटा, ये इक्वल अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, वो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई कोस थीटा। अब जो डीई है उसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इस एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी है, ये आर ये वाई, तो ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इसका स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वैल्यू ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया टी क्यू, और स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखिए आर जो है पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर वायर के सेंट्रल पॉइंट ओ से आर, वो तो कांस्टेंट है, बट जो वाई है वो चेंज हो रहा है।
और जो डी क्यू है, डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा डी वाई। तो आप देखिए वेरिएबल इसमें एक तो वाई हो गया, वाई जो वेरिएबल है वो जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करें तो वाई है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो हम इस वेरिएबल को वाई से बदल के हम चाहते हैं ये थीटा में हो जाए, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन वो आसान हो जाए। क्योंकि आप देखिए इसमें थीटा भी आया हुआ कोस थीटा, तो जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी की वैल्यू रख दें लैम्डा डी वाई बाई 4/ε0 और आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये हो गया कोस थीटा। तो इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं, थीटा भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। तो आप एक काम करें, जो वाई है उसको भी किसकी टर्म में लिख लें, थीटा की टर्म में, तो जो प्रॉब्लम होगा सिंपल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, तो इसमें आप देखिए y किसके इक्वल है, y बाई आर परपेंडिकुलर और बेस, y बाई आर परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा। सो y इज इक्वल टू r tan थीटा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dy मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2 और ये होगी इक्वेशन 3। तो जो y है y को हम सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये जो टर्म है y इक्वल टू r tan थीटा 2.1, जो इक्वेशन 2.1 है इसमें y इक्वल टू r tan थीटा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा। r जो है वो कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव याद कीजिए sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dy किसके इक्वल हो गया, r secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, यहाँ से यदि हम r कॉमन ले लें, ठीक है, कोस थीटा, तो आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कोस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी। कोस थीटा बताइए, कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज r डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस, ये होगी 2 पॉइंट, तो ये होगी इक्वेशन 2.2। तो हमने कोस थीटा की वैल्यू जो है r डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह हम कोस थीटा यूज कर सकते हैं। और आप इक्वेशन 3 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 E is equal to इंटीग्रेशन, इसको इरेज कर देते हैं, E is equal to लैम्डा, अच्छा dy की जगह क्या रखते हैं इक्वेशन 4 में देखिए r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dy की जगह लिख दिया लैम्डा, कोस थीटा को हटा देते हैं क्योंकि थीटा में रखना है, डिवाइडेड बाई 4πε0। और यहाँ से यदि मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूँ, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर देखिए क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और y बाई आर क्या है tan थीटा। सो 1 प्लस tan थीटा आप देखिए किसके इक्वल होगा, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन लैम्डा बाहर आ जाएगा, 4πε0 भी बाहर आ जाएगा।
अच्छा देखिए, आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसल, तो आर भी इधर बाहर ले सकते हैं क्योंकि आर कांस्टेंट है। अब इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई आर। 1 प्लस वाई बाई आर किसके इक्वल है, टेन थीटा के स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें लिमिट भी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वायर इनफाइनाइट है। तो आप देखिए इस एंड को जैसे जैसे इस एंड की तरफ जाते जाएंगे थीटा बढ़ता जा रहा है, ऐसे नीचे आएंगे तो बढ़ता जा रहा है। तो जो थीटा है वो आप देखिए जब हम इस एंड पे पहुंचेंगे इनफाइनाइट पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यदि हम इस एंगल को माइनस लें तो इसको क्या ले लें, प्लस, क्योंकि आप देखिए एक एंगल में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एक प्लस लेंगे और एक माइनस। सपोज मैंने इस एंगल को ले लिया माइनस, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एंगल ऐसे ही एंगल। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे -π/2 से +π/2, और ये कब है, फॉर इनफाइनाइट वाई। और आप जनरल केस लेना चाहें तो ले सकते हैं। सपोज मैं इस एंगल को लूं -θ1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे मिला दें इसको, तो ये एंगल हो गया -θ1, ऐसे इसको मिला दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा +θ2। तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट θ1 से θ2, और जो वायर इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस केस में आप लिखेंगे -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इनफाइनाइट वायर लिमिट θ1 इज इक्वल टू -π/2 एंड θ2 इज इक्वल टू +π/2। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, ये -π/2 और ये +π/2, तो ये आ जाएगा λ/4πε0r। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, लिमिट -π/2 से +π/2, और ये हो गया कोस थीटा डी थीटा। अब कोस थीटा का डेरिवेटिव सिंपल है, साइन थीटा, तो ये होगा λ/4πε0r साइन थीटा, लिमिट रखेंगे -π/2 से +π/2, तो ये हो जाएगा λ/4πε0r। तो पहले ऊपर वाली लिमिट साइन π/2 माइनस साइन -π/2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये λ/4πε0r, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, 2 से 4 गया 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई λ/2πε0r। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n कैप लगा दे, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसी टॉपिक को हमने गॉस लॉ से भी किया था, जहां पे हमने सिमेट्री यूज करके मुश्किल से 2 लाइनों में आंसर आ गया था। लेकिन आप इसमें देखिए जब हमने कूलम लॉ से इसको सोल्व किया है, तो बेसिकली हमने सोल्व तो इसको कर लिया, लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो इन्वॉल्व हुआ है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी प्रॉब्लम,
यदि हम इसको कुल मिला से करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, यदि ये वायर होती फाइनाइट तो उस केस में θ1 और θ2 जो एंगल है बेसिकली वो आप यहाँ पर रख देते और यहाँ पर आ जाता साइन θ2 और यहाँ आ जाता प्लस साइन θ1। तो ये थी प्रॉब्लम 1.30।